नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी। राज्यों के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। शाहजहांपुर में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवा, महिलाएं व बुजुर्ग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है जालंधर में जनसभा को संबोधित किया है और इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पंजाब के व्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात भी की थी। डेरा व्यास मुखी से पीएम मोदी की मुलाकात से पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। इस मुलाकात से कई अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार को अपने अमृतसर दौरे के बीच में जत्थेदार से मिलने पहुंचे और बंद कमरे में हुई बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई, ये पूरी तरह से अभी तक गुप्त है। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में उपस्थित अन्य लोगों को सिरोपा पहनाकर सम्मानित भी किया। व्यास स्थित जो है राधा स्वामी डेरे का पूरे पंजाब में मजबूत आधार है। पंजाब ही नहीं, कई राज्यों से लेकर विदेश तक में डेरे को जो है समर्थन मिलता रहा है और इसके समर्थक भी फैले हुए हैं। पंजाब ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में भी सभी जिलों में इनके सत्संग घर बने हैं। बाबा जयमल सिंह जी ने 1891 में डेरे की स्थापना की थी। यह डेरा हमेशा से सियासत से दूर रहा है। समर्थकों की बड़ी तादाद के बावजूद डेरा चुनाव पर हमेशा मौन रहा है। इस डेरे का राजनीतिक विंग काफी मजबूत है। खुले तौर पर किसी की मदद की घोषणा नहीं की जाती, लेकिन डेरे का जमीनी स्तर पर जो है मजबूत संगठन है। वहां तक संदेशा पहुंचाता है कि किस उम्मीदवार की मदद करनी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधान मोहिंदर सिंह केपी भी इस डेरे के समर्थक हैं। सीएम चन्नी पदभार लेने के बाद 2 बार डेरे पर जाकर आशीर्वाद भी ले चुके हैं। पूर्व कैप्टन विक्रम सिंह मजीठिया भी डेरे के प्रभाव में भी है। पश्चिमी यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जो है वो जारी है। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। सहारनपुर में जहां एक पीठासीन अधिकारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, वहीं बिजनौर में वोट कटने को लेकर 2 पक्ष में मतदान केंद्र पर ही आपस में वो भिड़ गए हैं। वहीं बिजनौर में 11 बजे तक कुल 24.51% मतदान दर्ज हुआ, जबकि सहारनपुर में 27.53% मतदान हुआ। सहारनपुर की नुक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में सरसावा में गांव डिक्का के बूथ नंबर 117 की पीठासीन अधिकारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सरसावा धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। पीठासीन अधिकारी राशिद अली सहारनपुर जिले के कैलाशपुर गांव के निवासी थे तथा शिक्षक थे। बताया जाता है कि रविवार रात में 8:30 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको निजी कार संचालक अन्य लोगों के साथ उन्हें सहारनपुर के मेडीग्राम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 10 बजे उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के लिए उनका उपरांत सब का जो है पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया भी की गई। मृतक पीठासीन अधिकारी के स्थान पर रिजर्व में तैनात किए गए अन्य कर्मचारी को रात में ही पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई। उधर बिजनौर में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। बिजनौर में नूरपुर थाना क्षेत्र और चांदपुर विधानसभा के गांव आजमपुर में वोट कटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट तक ये विवाद बढ़ गया, जिससे पुलिस ने जो दोनों पक्षों के कुछ लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का जो है मतदान जारी है। राज्य के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। शाहजहांपुर में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवा, महिलाएं
बुजुर्ग अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कई जगह तो लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। इस दौरान कोरोना नियमों का भी ख्याल रखा गया। कई लोग परिवार सहित वोटिंग के लिए पहुंचे। शाहजहांपुर की 6 सीटों पर लगभग 22 लाख मतदाता जो है मतदान करने पहुंचे। शाहजहांपुर शहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 7 बजे ही मतदान के लिए पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि विकास ही भाजपा की जीत का आधार बनेगा। पहले चरण की वोटिंग ने ही विपक्षियों को परास्त कर दिया है। अब दूसरे चरण में भी विरोधी जो है वो परास्त होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से मतदान करने की अपील भी की। बुद्धि विहार आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में वोट डालने पहुंची युवतियां। दूसरे चरण में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए जाते हुए बुजुर्ग। शाहजहांपुर जिले के कुरिया डोडो गांव में पूरे परिवार ने एक साथ वोट डाला। इस तरह की अलग अलग जगह से मतदान की जो है खबरें आ जाती रही, जिनको हमने आप तक पहुंचाया। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। किसी जमाने में दोस्त रहे शिवसेना व भाजपा के बीच सियासी शत्रुता बढ़ती जा रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के 3.5 नेता जो है वो जेल जाएंगे। राउत ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं होता। राउत ने इस दावे से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। शिवसेना प्रवक्ता राउत ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मंगलवार को शिवसेना भवन में शाम 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हमाम में सब जो है वो गलत उद्देश्य के साथ घूम रहे हैं। नींद उड़ गई है और उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं। शिवसेना नेता राउत ने रविवार को कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश में शिवसेना उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। गोवा खिचड़ी की स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को 2012 से राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वही और अन्य दल भी जो है पार्टी में लगातार ताकत को जो है वो जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। इस मौके पर भयावह हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों के बलिदान को याद किया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शहीदों को सलाम के साथ ही इस मौके पर बड़ा सवाल भी उठाया। पुलवामा हमले के शहीदों को सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी श्रद्धांजलि दी है। आज से 3 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की एक बस से जैश के आतंकियों ने शक्तिशाली विस्फोट से लदी कार को भिड़ा दिया था। धमाके में 40 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि यह हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि पुलवामा आतंकी हमले में बलिदान हुए मां भारती के अमरवीर सपूतों को शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबका बलिदान समाज के लिए पर एक ऋण है और आप सभी का त्याग आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को एकजुट करता है। जय हिंद। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी। राज्यों के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। शाहजहांपुर में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवा, महिलाएं व बुजुर्ग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव की दलित लड़की के परिजनों से मुलाकात की है और मामले में सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। मायावती ने कहा है कि पुलिस अगर मामले पर समय से संज्ञान ले लेती है तो लड़की को बचाया जा सकता था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव में दलित युवा लड़की का अपहरण कर उसकी नृशंस हत्या के संगीन मामले में पीड़ित परिवार के लोग जो है वो समुचित न्याय की तलाश में कल रात लखनऊ आकर मुझसे मिले और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई, जिससे स्पष्ट है कि सपा नेता के बेटे सहित लोकल पुलिस भी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। उन्नाव पुलिस अगर पीड़िता की शिकायत का समय से संज्ञान ले लेती तो यह घटना नहीं होती। सरकार दोषी पुलिस वालों को बर्खास्त करे तथा उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेजे। साथ ही गरीब पीड़ित परिवार की उचित कानूनी पैरवी की व्यवस्था भी की जाए, यह बसपा की मांग है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ा दी है। मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य के कई बड़े दिग्गज परिवार के साथ जो है वो अपना वोट डालने पहुंचे। आज प्रदेश के करीब 82 लाख मतदाताओं के वोट न सिर्फ 632 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर रहे हैं बल्कि राज्य का भविष्य भी लिख रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिहाज से कुछ मायनों में अहम माना जा रहा है। ये चुनाव खाटी सियासी दिग्गज हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, वंशीधर भगत, सतपाल महाराज सरी के उम्रदराज नेताओं के सियासी भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। सिर्फ उनके लिए नहीं, मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव जातीय, क्षेत्रीय और विकास से जुड़े समीकरणों के लिहाज से आखिरी माना जा रहा है। नए परिसीमन के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर कई कम तो कहीं ज्यादा भौगोलिक समीकरण प्रभावित होंगे और ये बदलाव सियासी दलों और नेताओं की नई सियासी व चुनावी रणनीति तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी बेटी आरुषि निशंक के साथ वोट डालने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मतदान से पहले घर में पूजा पाठ कर मतदान केंद्र पहुंचे और इसके बाद वह भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पीएम के दौरे के कारण मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो सके। चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारणों में पंजाब में नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित किया गया। चन्नी को चंडीगढ़ से होशियारपुर जाना था। वह चन्नी ने इस पूरे विवाद पर कहा कि राजनीति के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए नहीं जाने देना ये ठीक नहीं है। इस मामले में सुनील जाखड़ ने होशियारपुर रैली में मंच से कहा कि सीएम का यहां आना तय था, लेकिन शर्मनाक है कि उनकी अनुमति रद्द कर दी गई है। अगर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो मैं समझूंगा कि यह चुनाव एक दिखावा है। कुछ दिन पहले पीएम ने कहा था कि जब वह पंजाब आए तो उन्हें फिरोजपुर नहीं जाने दिया गया और उनकी जान को खतरा था। आज जब चरणजीत सिंह चन्नी को होशियारपुर आने से रोका जा रहा है तो मैं मोदी साहब से अनुरोध करता हूं कि इस पर कुछ प्रकाश डाले। 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन पैदा होना जायज थी और इसके बाद पंजाब में सियासत गर्मा गई थी। उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसका परिणाम आगामी 10 मार्च को आएगा। तड़के से ही केंद्रों पर भारी संख्या में मतदाता पहुंचे और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट देने आए युवाओं ने कहा कि देश प्रेम पहले है और वैलेंटाइन डे खास मौके पर वोट करना लोकतंत्र का वैलेंटाइन डे मनाने जैसा है। वही अपना वोट डालने के बाद युवा वैलेंटाइन डे का जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल गए। किसी ने मसूरी की वादियों में तो किसी ने जो है अलग अलग जगह पर इसकी तैयारियों में भाग लिया। मतदान के दौरान कई जगहों से ईवीएम मशीन की खराबी की भी खबरें जो है लगातार आती रही, लेकिन मतदान जारी रहा। इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर युवा में काफी उत्साह दिखा। किसी ने वोट विकास के लिए दिया तो किसी ने रोजगार के नाम पर मतदान किया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर मतदान करवाया गया। वहीं इस बार के चुनाव में 81,72,173 मतदाता भी रहे,
जिनमें 42,38,890 पुरुष, 39,32,995 महिलाएं और 288 थर्ड जेंडर शामिल थे। इसके अलावा प्रदेश में इस बार 94,471 सर्विस वोटर हैं, जिनमें 91,869 पुरुष और 2,602 महिला मतदाता शामिल हैं। उत्तरकाशी में प्रीति ने पहले बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में पहली बार भूमिका अदा कर रही हूं, अच्छा महसूस हो रहा है। सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अपने पहले मत का प्रयोग करने देहरादून डीएवी पब्लिक स्कूल में सलोनी नेगी पहुंची और उन्होंने कहा कि वह मतदान करके काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भ्रष्ट कर्मचारियों को चेताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो वो उस पर बाघ की तरह टूट पड़ेंगे। उनकी सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के एक सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, पंचायत अधिकारी और ग्रामीण विकास एवं जन संस्थान अभियंत्री विभाग के अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम को बदलना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई 2,000 रुपए भी लेता है तो मुझे इसके बारे में पता चल गया तो मैं उस व्यक्ति पर बाघ की तरह कूद जाऊंगा। वहीं मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर खोलने की भी बात कही। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि अगर कोई पैसे मांगे तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दें और मुझे भी सूचित करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में हर जल घर पहुंचाने का सपना पूरा करने के लिए अग्रसर है। असम में 2024 तक हर घर जल तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने पीएम के हर घर नल जल अभियान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि असम में सरकार के मिशन को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसी मिलकर काम करें, जिससे 43 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सके। चूंकि पंचायती राज सदस्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर, सीईओ, जिला परिषद, पीडी, डीआरडीए, बीडीओ को योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन्हें अपने साथ काम पर लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यान्वयन विभागों को योजना के रखरखाव प्रोटोकॉल की देखभाल के लिए जल उपयोगकर्ता समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी। राज्यों के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। शाहजहांपुर में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवा, महिलाएं व बुजुर्ग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। गोवा में विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान के बाद 301 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने कहा है कि गोवा में सोमवार को 11 लाख से अधिक मतदाता 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में कैद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या करीब 672 है, जो देश में सबसे कम है। वास्को विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 35,139 मतदाता है, जबकि मोरमू गांव सीट पर सबसे कम
58 मतदाता हैं। इस बार 68 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत मतदान केंद्रों में भी सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। दिन चढ़ने के साथ ही गोवा में मतदान की रफ्तार बढ़ने लगी है। दोपहर 1 बजे तक 44.63% मतदान और वोटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेरकर ने अपनी मां के साथ विधानसभा चुनाव में वोट डाला। वोट डालने के बाद अमित पालेरकर ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और आज लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर भाजपा ने लूटा, फिर कांग्रेस ने चुनकर आए विधायकों और भाजपा में चले गए और साथ में लूटा। ये दोनों पार्टियां डरी हुई हैं। गोवा में सुबह 11 बजे तक 26.63% वोटिंग हो चुकी थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपना वोट डाल दिया और सावंत ने इस दौरान कहा कि हमें किसी सहयोग की जरूरत नहीं होगी। सावंत ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता माइकल लोबो और उत्पल पारीकर दोनों ही चुनाव नहीं जीतेंगे। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए हमें किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पूरी बहुमत की सरकार मिलेगी। केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने इस बारे में एकल पीठ का फैसला पलट दिया है। एकल पीठ ने प्रोजेक्ट की सर्वे प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट केरल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खंडपीठ के समक्ष केरल सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती भी दी है। बड़ी पीठ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश करने के लिए एकल पीठ के निर्देश को भी खारिज कर दिया। इस प्रोजेक्ट में केरल के कोसरगोद को राजधानी तिरुवनंतपुरम से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार व रेलवे मिलकर एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण भी करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी जा चुकी है। इस परियोजना का मकसद राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। 63,941 करोड़ रुपए की अनुमति जो है अनुमानित परियोजना को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचागत उपक्रम माना जा रहा है। परियोजना के कारण 9,000 भवन गिराए जाएंगे और करीब 10,000 परिवार जो हैं वो विस्थापित होंगे। इसके तहत 529.45 किलोमीटर लंबी लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इसे केरल के 11 जिलों जो है इस लाइन से जुड़ जाएंगे। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे से 11.4% मतदान अब तक हो चुका है और इस सबके बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए हमें किसी के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पूरी बहुमत की सरकार मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को 22 से अधिक सीटें मिलेंगी। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता माइकल लोबो और उत्पल पारीकर दोनों ही चुनाव नहीं जीतेंगे और खाखालिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुझे और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मतदान की शुभकामनाएं देने के लिए सुबह करीब 7 बजे फोन किया और आशीर्वाद भी दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा के जीतने पर वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर प्रमोद सावंत ने कहा कि पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दी गई घोषणाओं के मद्देनजर इसे लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्योंकि वर्तमान चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बांग्लादेश जलमार्ग परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 24 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना के तहत दोनों देशों के बीच बहने वाली गोमती नदी में 10 छोटे बंदरगाह बनाए जाएंगे। इस पैसे से नदी की तलहटी में गाद को साफ किया जाएगा। प्रस्तावित जलमार्ग त्रिपुरा से सिपाही जाला जिले के सोनामुरा से बांग्लादेश के दाऊद कांडी तक 93 किलोमीटर लंबा है। इस रूट को बहाल करने के लिए 15.5 किलोमीटर क्षेत्र में गाद की सफाई की जानी है। राज्य परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल डारलोंग ने कहा है कि 24.53 करोड़ रुपए से 10 छोटे बंदरगाह और गोमती नदी से गाद की सफाई की जाएगी। सीमा के आर पार जहाजों की सुचारू आवाजाही के लिए गाद की सफाई का ज्यादातर हिस्सा 14 किलोमीटर बांग्लादेश में है। उन्होंने कहा कि केंद्र बांग्लादेश के हिस्से वाली नदी की गाद की सफाई का मुद्दा पड़ोसी देश की सरकार के सामने रखेगा। केंद्र ने इस साल मई के अंत तक दाऊद कांडी से सोनामुरा तक 200 से 300 टन सामान ढोने की क्षमता वाली नौका की आवाजाही कराने का लक्ष्य रखा है। बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 15 फरवरी को राज्य का दौरा कर इस परियोजना की प्रगति का जायजा भी लेंगे। इस जल मार्ग पर सितंबर 2020 में ही ट्रायल रन हो चुका है। भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। अभी तक बैन हुए ऐप की आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने
54 चाइनीज ऐप को भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने इस ऐप पर बैन लगाया है। ये सभी ऐप चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डाटा जो है भेज रहे थे। कहा जा रहा है कि ये ऐप्स विदेशों सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डाटा स्थानांतरित कर रहे थे। ऐप्स पर बैन के लिए गूगल के प्ले स्टोर को आदेश दिया गया है। बैन हुए 54 ऐप्स की लिस्ट में जो है अलीबाबा और गेमिंग फॉर नेक्स्ट एल्स जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियों के भी ऐप्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बैन हुए ये 54 ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार थे, जिन्हें 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान जारी। राज्यों के 9 जिलों में 55 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। शाहजहांपुर में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवा, महिलाएं व बुजुर्ग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है।